संचारण या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरिजन। संचारण में क्या होता है? संचारण धातुओं की सतह को ऑक्साइड में धीरे धीरे बदल देता है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे जैसे लोहा है तो उसमें जंग लग जाती है। चांदी का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। चांदी का रंग जो होता है वो बदरंग हो जाता है, जो सफ़ेद चमकदार रंग होता है वो गायब हो जाता है। इसी प्रकार से कॉपर एवं पीतल पर भी हरा रंग दिखाई देने लगता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं यानी कि उदाहरण हैं वो संचारण के उदाहरण हैं, और प्रत्येक वर्ष संचारण के कारण ही हमारे देश को करोड़ों रुपए की हानि होती है। किस प्रकार से? क्योंकि संचारण से भवनों, पुलों, जहाज़ों तथा धातुओं से बनी वस्तुएं, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। तो संचारण को हम की क्रिया को देखेंगे। तो संचारण की क्रियाविधि को देखेंगे, इसी को समझेंगे। ठीक है, अभी ये हमने कोई लोहे की धातु का एक टुकड़ा ले लिया है, और यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो लोहे का टुकड़ा है उसमें यहाँ पे कोई गड्ढा है, इसकी सतह प्लेन नहीं है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है? इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जल भरा हुआ है। तो जो धातु की सतह होती है जो जल के संपर्क में होती है वो किसका काम करती है? एनोड का काम करती है। और दूसरा जो धातु का सिरा है, इसी धातु का सिरा जो हवा के संपर्क में है, ठीक है, इधर भी संपर्क में है, ऊपर से भी संपर्क में है, तो ये किसका काम करता है? मान लेते हैं इसको, तो ये करता है कैथोड का काम। कैथोड का काम करता है। और कैथोड का काम करता है। ठीक है, और हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। तो एनोड की बात हमने देखी, और दूसरी बात जो थी वो कैथोड की देखी है। अच्छा, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। ये एनोड है और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और ये लोहे का टुकड़ा है तो हम लोग जानते हैं यह भी जो है जनरली 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जो कैथोड पे रिएक्शन होगी वहाँ पे ये ग्रहण होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वायु के साथ में अभिक्रिया होती है कैथोड पर, तो वहाँ पे ग्रहण होंगे। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पर का काम कौन करता है? जिस भाग पे जल है तो वह भाग एनोड का काम करता है। तो एनोड पे क्रिया किसके बीच में होगी? एनोड पे क्रिया जो होगी जो लोहे की टुकड़े की सतह है उसके बीच में और जल के बीच में होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, यानी कि यहाँ पे क्या कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और हम लोग जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण ही होता है। इसके बाद कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे अपचयन होगा, और अपचयन की क्रिया किसके बीच में होगी? लोहा है और यहाँ पर क्या है? वायु है। वायु यानी कि ऑक्सीजन, तो उसके बीच में ये क्रिया होगी, वायु के बीच में क्रिया होगी। और इसमें क्या होगा? अपचयन, यहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे एनोड पे कैसे क्रिया होती है इसको भी समझ लेते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी कि Fe जो होता है, लोहे के हमने धातु ली हुई है, तो यहाँ पे क्या होता है
कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। Fe जो होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। Fe सिंगल ही बनेगी यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये विक्रिया होती है। इसी प्रकार से कैथोड पर कौन सी विक्रिया होती है, जो कैथोड पे कौन सी विक्रिया होती है, कैथोड पे जो विक्रिया होती है वो वायु के साथ में होती है। ठीक है, लेकिन इस विक्रिया को 1 मिनट रुक जाते हैं, बाद में देखेंगे। ये Fe जो है एनोड पे Fe2+ में बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है और ये क्रिया जो है आगे भी हो सकती है। किस प्रकार से, Fe जो 2+ है, Fe2+ जो है क्या करता है, ये फिर पुनः ऑक्सीजन से विक्रिया करता है। ठीक है, और किस में बदल जाता है, Fe3+ में बदल जाता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और निकल जाता है, यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रकार से इसका ये ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। तो इस बात को हमने समझा है। और कैथोड पे जो क्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी, अब यहाँ पे देखते हैं। कैथोड की जो क्रिया होगी, पर जो क्रिया होगी वो ऑक्सीजन के बीच में होगी। ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में होगी और यहाँ पे 4H+ इलेक्ट्रॉन विक्रिया में भाग लेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी जो गहन प्राप्त करेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो कौन ग्रहण करता है, जो कैथोड पे क्रिया होती है जिसके साथ होगी वही ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये विक्रिया होती है और हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि ये अपचयन की विक्रिया हो जाएगी। और यहाँ पे क्या ये बन रहा है, 2H2O बन रहा है। तो अब वायु के साथ विक्रिया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर आयरन से निकल रहे हैं। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H+ ये कहाँ से आ गए हैं, तो इस बात को अभी हम देखेंगे। H+ जो है ये जल से आते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएँ एनोड और कैथोड पर होती हैं। अब हम इन्हीं अभिक्रियाओं को एक साथ लिख देते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है, तभी ये समझ में आ पाती हैं अभिक्रियाएँ। यानी कि अभिक्रियाएँ, तो एक तो अभिक्रिया कौन सी है, एनोड पे होती है। और एनोड की अभिक्रिया भी हमारे समझ में अभी आई है। क्या हुई है कि जो Fe था, तो ये क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा था, 2+, और 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ त्याग हो गया। और कैथोड पे कौन सी क्रिया हो रही थी, कैथोड पर अब क्रिया हमने देखी थी, वायु के साथ हुई थी, +4H इलेक्ट्रॉन आ गए थे और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जो निकल रहे थे एनोड से, जो कैथोड पे ग्रहण किए गए वो इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे क्या बना था, 2H2O बना था। ठीक है, इस अभिक्रिया को समग्र अभिक्रिया को लिखेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तभी यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम इसे जोड़ के लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यानी कि पूरी समीकरण में 2 से गुणा हो जाएगी। तो Fe का क्या हो जाएगा, 2Fe लिख देंगे। ठीक है, अब इधर और कुछ आया नहीं, तो नीचे देखेंगे क्या है, O2 है, इसको लिख लेंगे, प्लस 4H+ है, इसको लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, Fe+ है, लेकिन 2 से गुणा होगी तो 2Fe+ हो जाएगा, Fe2+ हो जाएगा। 2Fe2+ हो गया, प्लस 2H2O नीचे है, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण, ये विक्रियाएँ होती हैं, ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वायुमंडल ऑक्सीकरण की विक्रिया होती है, तो उसको भी समझ लेते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीकरण
क्योंकि जो भाग वायु के साथ में रहता है तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होती है, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। जैसे अभी हमने ये हम देख रहे थे, फेरस को फेरिक में बदल रहे थे, तो Fe++ जो है क्या करता है, यहाँ पे जल भी उपस्थित होता है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, तो ये अभिक्रिया यहाँ पे होती है। और यहाँ पे फिर क्या बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है और प्लस 4H+ बन जाता है। और आगे अभिक्रिया यही होती है, तो Fe2O3 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O के अणु यहाँ पे भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राप्त हो जाता है Fe2O3.X ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है, ठीक है, यही जंग कहलाता है। वायुमंडल की इस तरीके से अभिक्रिया ये यहाँ पे हो जाती है कैथोड पर, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण इसे कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हमने यहाँ पे यही जंग है Fe2O3X H2O, ठीक है, यही जंग है, या कोरेजन इसे कोरेजन भी कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये भी छूट गई थी कि H+ आयन जो थे वो कहाँ से आ रहे थे, इस बात को हमने नहीं समझा था, तो इस बात को देख लेते हैं। H+ आयन कहाँ से आते हैं, H+ आयन कहाँ से आया, तो H+ आयन जो है H2O+ कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में विक्रिया होती है और यहाँ पे कार्बोनियम आयन बन जाता है, H2CO3 बन गया। और ये H2CO3 क्या करता है, टूट जाता है किसमें, 2H+ में और प्लस CO3- में, तो ये भी अभिक्रिया होती है और यहाँ से 2H+, ये H+ आयन जो है यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को एक बार पुनः देख लेते हैं। ये लोहे का टुकड़ा हमने लिया था, यहाँ पे जो जिस सतह पे जल भरा हुआ है वो एनोड का काम करता है, बाकी जो हवा में है के संपर्क में है वो कैथोड का काम करता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो एनोड पर अभिक्रिया ये होती है, हमने देखी थी क्या होती है, ऑक्सीकरण की होती है, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, और ये आगे भी त्याग करता रहता है। ये पहले फेरस आयन बनता है, फिर फेरिक आयन बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे कैथोड है, कैथोड पे ये वायु के साथ अभिक्रिया हो रही थी, ये H+ आयन आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तो 2H2O बन रहा था। फिर हमने इन अभिक्रियाओं को एक साथ लिख दिया था, ये बाकी जोड़ दिया है, ये अभिक्रिया प्राप्त हुई है। अब ये वायुमंडलीय ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है उसको भी समझा दिया गया है। H+ आयन कहाँ से आए, तो ये इस तरीके से आए हैं। थोड़ा ये ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी अभिक्रियाएँ कठिन रहती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संक्षारण से बचने के उपाय। तो संक्षारण से बचने के उपाय, अब हम बात करेंगे संक्षारण से बचने के उपाय। बहुत ही सरल उपाय हैं ये। एक तो क्या कर सकते हैं, हम इसको कवर कर सकते हैं, यानी कि धातु की जो सतह है, धातु की सतह को वायुमंडल के संपर्क में, यानी कि हवा के संपर्क में, वायुमंडल के संपर्क में ना आने देना, जल से बचाव होना चाहिए, ठीक है, जल से नहीं भीगने देना चाहिए। दूसरी बात है, धातु की सतह है, सतह पर क्या कर सकते हैं, सतह पर पेंट अगर कर दें तो भी ये बचाव हो जाएगा, तो पेंट करना, ठीक है। नंबर 3 पे आप ग्रीस भी लगा सकते हैं, तब भी थोड़ा बचाव हो जाता है, ग्रीस लगाना, ठीक है। और भी एक टेक्निक है जो ज़्यादा स्थायी रहती है, सतह पर अक्रिय धातुओं जैसे
ZN SN की परत चढ़ाना, की परत चढ़ाना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। एक क्रिय धातुओं की परत चढ़ा देंगे तो संक्षारण नहीं होगा। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, वो है कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, कारण बताइए। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न एक है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और क्यों है, क्योंकि इस क्रिया में Fe का ऑक्सीकरण Fe++ व Fe3+ में होता है। अभी हमने ये देखा था। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है तथा O2 का अपचयन H2O में होता है। अतः यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है।